For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. Much more concerned about what happens to all this money when it goes to the poorer states. Why is it not leading to development? Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. So it's not the money that we begrudge, it's the lack of progress. It's like throwing money down a well. क्या साउथ इंडियन स्टेट्स का पैसा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को जा रहा है? साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब बात फंड डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो इम्बैलेंस दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर कर्नाटका अगर 100 रुपए टैक्स देता है तो उसे सिर्फ 13.9 पैसे मिलते हैं, जबकि बिहार को इसी 100 के बदले 922 रुपीस मिलते हैं। यूपी को साउथ इंडिया की 5 स्टेट्स के जितना पैसा अलॉट हुआ है। पिछले फाइनेंस कमीशन के कंपैरिजन में इस बार साउथ इंडियन स्टेट्स का शेयर और भी कम हो गया है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का एलोकेशन बढ़ा है। आखिर ऐसा क्यों है कि सेंटर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसा देता है और साउथ इंडियन स्टेट्स को कम? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को फेवर करती है और ये चीज हमें कैसे अफेक्ट करती है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। राजस्थान get 1.33 back, so they give 1 rupee, they get 1.33 back. Bihar gets 7 rupees back. Karnataka gets only 15 paise back. It's our right. If we are paying 100 rupees tax, means we at least we have to get 70 rupees. Here we are getting only 13 rupees. सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंडिया में टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसे काम करता है। हर स्टेट अपनी इकोनॉमी के थ्रू रिवेन्यू जनरेट करता है जो अलग अलग टैक्सेस से आता है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। लेकिन ये सारा डायरेक्टली स्टेट्स के पास नहीं जाता। सेंटर इन टैक्सेस को कलेक्ट करता है और एक फिक्स्ड फॉर्मूला के बेसिस पे स्टेट्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, जो हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट सेंटर को देता है कि कौन सा स्टेट कितना हिस्सा पे करेगा और कितना वापस मिलेगा। लेकिन जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देती है उसको फाइनल इम्प्लीमेंट करने का जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और यहीं से सारा खेल चालू होता है। फाइनेंस कमीशन ने ये कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं जिनके बेसिस पर सभी स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पैरामीटर्स है पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इनकम, डिस्टेंस, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर एक पैरामीटर है पॉपुलेशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन के डेटा के लिए 1971 का सेंसस यूज किया था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का डेटा यूज किया है और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। साल 1975 जब हमारे देश की पॉपुलेशन काफी बढ़ रही थी और देश इकोनॉमिकली बहुत सफर कर रहा था क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं था पॉपुलेशन की वजह से। इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीरियड के दौरान एक मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसमें लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई थी और बदले में लोगों को पैसे दिए जाते थे। लेकिन स्टेट्स को लगा कि अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी इनकम भी कम हो जाएगी, जिससे हमको मिलने वाला जो पैसा है वो भी कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का पैरामीटर तब भी था। इसलिए इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अनाउंस किया कि 1971 का सेंसस हर उस मैटर में यूज होना चाहिए जिसमें पॉपुलेशन साइज को कंसीडर किया जाता है। इस अमेंडमेंट की वजह से सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में स्टेरिलाइजेशन चला, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके फंड्स पे अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ इंडियंस में अभी भी खींचातानी चल रही थी, इसलिए उनकी पॉपुलेशन थोड़ा कम घटी। लेकिन इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का डेटा यूज कर दिया स्टेट्स को फंड एलोकेट करते टाइम और सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स की तो पॉपुलेशन कम है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से और यहीं से बहुत बड़ी
प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि साउथ इंडियन की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट से कंपैरेटिवली काफी कम है, जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स जो है बहुत ही ज्यादा ऑफेंड भी हो गए। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसको कुछ साउथ इंडियन लीडर्स अनडेमोक्रेटिक मूव कहने लगे, और यहीं पर एक और प्रॉब्लम निकल कर आती है। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग साउथ इंडियन स्टेट्स की जो सीट्स है लोकसभा में वो कम हो जाएंगी, जिनसे साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो जाएगा, जिससे साउथ इंडियंस को बहुत दिक्कत होगी। साउथ इंडियन स्टेट्स का ये भी मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें ज्यादा टैक्स कलेक्ट और कम पॉपुलेशन रखने के लिए उन्हें इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए, लेकिन सेंटर उनको उल्टा पेनलाइज कर रही है। बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो कमीशन ने पॉपुलेशन का वेटेज 15% रखा है, जिसका मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी स्टेट में उतना ही ज्यादा स्टेट जो है गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नो डाउट कि साउथ इंडियंस ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे टैक्सेस कलेक्ट करके सेंटर को दिए हैं, लेकिन साउथ इंडिया में जो आज ग्रोथ है वो भी एक सेंटर स्कीम की वजह से ही है, जो 1952 में लॉन्च हुई थी। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने के लिए लाई गई थी। इस पॉलिसी के अंडर आयरन, कोल जैसे रॉ मटेरियल्स की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी दी गई थी, ताकि जो इंडस्ट्री रिसोर्सेज रिच एरिया से दूर है उन्हें भी सामान मिल सके। इसका मकसद ये था कि कोई भी रीजन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की वजह से पीछे ना रहे। अच्छा चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने कुछ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है दिल्ली में, आप उसे मुंबई या कोलकाता पहुंचा सकते हो बहुत ही कम कीमत पर, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी देती है। इस पॉलिसी का रिजल्ट ये रहा कि सारी कंपनीज नॉर्थ से उठकर उन सिटीज में आ गई जो कोस्टल एरिया के बहुत ही पास थे, जिससे वो अपने सामान को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते थे फॉरेन कंट्रीज को। इससे हुआ ये कि बड़ी बड़ी कंपनीज नॉर्थ इंडिया को छोड़कर साउथ इंडिया में आने लगी थी, जिस वजह से साउथ इंडियन मार्केट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि सारे कोस्टल एरियाज तो साउथ इंडिया में ही आते हैं मोस्टली, जिससे साउथ इंडिया में डेवलपमेंट हुई। और नॉर्थ और ईस्ट में स्टेट्स आज भी अंडर डेवलप्ड है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे स्टेट्स को इसका फेस करना पड़ा। इसके अलावा साउथ इंडियन स्टेट्स के एक अच्छे स्किल्ड और पढ़े लिखे वर्कर्स की भी कमी को पूरा कर रहे थे, जिससे उनको डबल बेनिफिट हुआ और नॉर्थ इंडिया रह गया अंडर डेवलप्ड। इसीलिए फाइनेंस कमीशन ने 2011 का डेटा इस बार लिया, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने ये माना था कि पुराने सेंसस डेटा का यूज करना अनफेयर है, क्योंकि स्टेट्स की करंट पॉपुलेशन और नीड्स बदल चुकी है। लेकिन फाइनेंस कमीशन अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR से बंधा होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं। ये फाइनेंस कमीशन का मानना है कि स्टेट की फाइनेंशियल हेल्प उनकी करंट नीड के बेसिस पर होनी चाहिए, और सबसे लेटेस्ट सेंसस डेटा 2011 ही जरूरतों को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंस कमीशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है बल्कि उसी डेटा का यूज करना पड़ा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक फैमिली में दो भाई है, एक महीने में 10,000 कमाता है और दूसरा 2,000 कमाता है। दोनों अपनी पूरी कमाई अपने पेरेंट्स को लाकर दे देते हैं, जो फिर फैमिली के एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 10,000 कमा रहा है उस भाई का सिर्फ एक बच्चा है, जबकि 2,000 कमाने वाले भाई के 5 बच्चे हैं। अब पेरेंट्स को पैसा उसकी जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए वो 2,000 कमाने वाले भाई को थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे, क्योंकि उसकी फैमिली की नीड्स ज्यादा है। इसी तरह फाइनेंस कमीशन भी स्टेट्स की पॉपुलेशन और उनकी जरूरतों को देखकर फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन और फाइनेंशियल नीड ज्यादा होती है उसको थोड़ा ज्यादा शेयर मिलता है, ताकि डेवलपमेंट बैलेंस में रहे। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाले अपने स्टेट में डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं, उन्हें हमारे हिस्से के पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि स्टेट को नीड ज्यादा है, उसी को पैसा दिया जाता है। मान लो एक पेड़ के 100 एप्पल देता है हर सीजन, और एक दूसरा पेड़ है जो सिर्फ 10 फल देता है, तो अच्छी खाद पानी की नीड ज्यादा किसको होगी? उस पेड़ को जो कम एप्पल दे रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ हो। और यही लॉजिक फंड डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अप्लाई होता है। इंडिया की डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी में यूनिटी है, और अगर स्टेट्स ही एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमें यूनिटी में रहना होगा, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं है।
सिर्फ इंडिया है। हमें दूसरे लोगों को भी सिचुएशन और नीड्स को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने साउथ इंडिया के लोगों के साथ गलत कर दिया है, उन्हें कुछ दिया ही नहीं है। फाइनेंस कमीशन के पैरामीटर में 2 और पैरामीटर्स आते हैं, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करने के लिए यूज किया गया है जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। जिनके यहाँ फर्टिलिटी रेशियो कम है, उन्हें इस क्राइटेरिया में हायर स्कोर मिलेगा, यानी उनका परफॉर्मेंस बेहतर माना जाता है, जो कि साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को इसका ज्यादा फंड एलोकेट होगा। इस पैरामीटर का वेटेज इस बार 12.5% रखा गया है। दूसरा है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, और ये क्राइटेरिया उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करने के लिए यूज किया गया है जो अपनी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी में बेहतर है। इसका मेजरमेंट एवरेज पर कैपिटा ओन टैक्स रिवेन्यू और एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी के रेशियो के बेसिस पर होता है, जो 2016 से 17, 18 से 19 के बीच में 3 सालों का डेटा कंसिडर करता है। ये इस बार सिर्फ 2.5% वेटेज रखता है, लेकिन शुरुआत तो हुई। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलना एक बायस या अनफेयर डिसीजन नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। साउथ इंडियन स्टेट्स ने ग्रोथ और डेवलपमेंट में कमाल किया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया अभी भी स्ट्रगल से गुजर रहा है, जिसमें पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज और एजुकेशन गैप सबसे बड़े चैलेंजेस है। अगर एक कंट्री को इक्वली डेवलप करना है तो जहां ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा फंड्स देना पड़ेगा, और यही फाइनेंस कमीशन का काम है। जो स्टेट स्ट्रांग है उससे सपोर्ट लेना और जो पीछे है उसको ऊपर उठाना। अगर सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर पैसा दिया जाए तो देश के अंदर इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। इसलिए साउथ इंडियन स्टेट्स का टैक्स कलेक्शन और गवर्नमेंट मॉडल एक एग्जाम्पल है जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आखिर में एक बात याद रखो, इंडिया सिर्फ नॉर्थ या साउथ नहीं है, बल्कि एक पूरा यूनिट है। हमें डिवाइड होने की जगह एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक रीजन नहीं, पूरे देश का विकास जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताएं। क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम फेयर है? मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।